तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम ट्रिशिया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि पिछले 7 साल से अपने मिसिंग पति डैनियल को ढूंढ रही थी और इसीलिए वो शहर में जगह जगह पे मिसिंग पोस्टर्स डालती थी। हाल ही में ट्रिशिया ने कोर्ट में डैनियल के नाम पे एक डेड इन एब्सेंटिया फाइल करी थी, जो कि उन लोगों के नाम पे फाइल की जाती है जो कि काफी लंबे समय से मिसिंग होते हैं और डेड इन एब्सेंटिया के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं होता। खैर, अगले सीन में हम ट्रिशिया की छोटी बहन कैली से मिलते हैं जो कि ट्रिशिया के साथ रहने आई थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैली ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी और फिलहाल वो क्लीन होकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। कैली ट्रिशिया के होने वाले बच्चे के लिए कुछ प्रेजेंट्स भी लेकर आई थी जिनमें एक टेडी बियर एंड एक बुक शामिल थी टाइटल्ड द 3 बिली गोट ग्रफ। शाम को वो लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं जहां हमें पता चलता है कि ट्रिशिया को अब ऐसा लगने लगा था कि डैनियल उसे छोड़कर कहीं भाग गया है और इसीलिए वो अब उसके खिलाफ डेड इन एब्सेंटिया फाइल कर रही है। ऐसा करने से ट्रिशिया को डैनियल के इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपने कर्जे चुकाकर कहीं नई जगह शिफ्ट हो जाएगी। कमिंग बैक टू स्टोरी, रात के वक्त हम ट्रिशिया को अपने रूम में मेडिटेट करते हुए देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ कैली अपने बेड के नीचे कुछ ड्रग्स छिपा रही थी, विच इंडिकेट्स कि वो अभी तक ड्रग एडिक्शन से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। ट्रिशिया को बीच रात में एक नाइटमेयर आता है जहां वो देखती है कि डैनियल उसे कहीं बुला रहा था और उसकी आवाज को फॉलो करते करते ट्रिशिया बेसमेंट में चली जाती है जहां उसके सामने एक डिमोनिक फिगर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। अब ऑब्वियसली ये बस एक सपना था। खैर, अगली सुबह कैली जॉगिंग करने जाती है जहां रास्ते में वो एक टनल से गुजरती है जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा था। जॉगिंग करते वक्त वो एक ऐसे इलाके में आ जाती है जहां आसपास कई मिसिंग डॉग्स और ह्यूमंस के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि यहाँ इस तरह के मिसिंग इंसिडेंट्स नॉर्मल है। खैर, जॉगिंग करके वापस आते वक्त कैली फिर उसी टनल में आती है जहां इस बार उसे टनल के अंदर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। कैली इस आदमी को इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से वो आदमी कैली को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे देख पा रही है। कैली रिप्लाइज यस और वो आदमी उसे कहता है कि मेरा नाम वॉल्टर है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। कैली को लगता है कि वो कोई भिखारी है, इसलिए वो उसे कहती है कि मेरे पास फिलहाल तो कुछ नहीं है लेकिन मैं घर से कुछ लाकर तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वॉल्टर कैली को एक चेन दिखाकर ट्रेड वर्ड रिपीट करने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे जेमी को बता दोगे कि मैं जिंदा हूँ। कैली से इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और घर आकर कैली ट्रिशिया को एक आदमी के साथ देखती है जिसका नाम मैलेडी था। मैलेडी दरअसल में ट्रिशिया के साथ रिलेशनशिप में था और वो एक डिटेक्टिव होने के नाते डैनियल का केस संभाल रहा था। मैलेडी यहाँ से जाने लगता है और ट्रिशिया डोर क्लोज करती है कि तभी उसे दरवाजे के पीछे डैनियल का घोस्ट दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि आई नो व्हाट यू डिड। ट्रिशिया से बहुत डर जाती है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैली को पता चले कि उसे डैनियल का घोस्ट दिखाई देता है। एनीवे, शाम को कैली खाना खाने के बाद एक पेपर प्लेट में वॉल्टर के लिए कुछ खाना लेकर टनल के अंदर जाती है लेकिन यहाँ टनल में उसे वॉल्टर कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए कैली फूड को वहीं टनल के अंदर रख कर वापस आ जाती है। नाउ रात को ट्रिशिया को फिर से एक नाइट में आता है जहां डैनियल उसके बच्चों को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता ट्रिशिया की आंख खुल जाती है। तो अगले दिन ट्रिशिया साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है और साइकियाट्रिस्ट का कहना था कि ये सब स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से है। दूसरी तरफ घर पे कैली जब शाम को जॉगिंग से वापस आती है तब उसे डोर के बाहर कई स्मॉल आइटम्स दिखते हैं जिनमें की रिंग, ब्रेसलेट्स एंड पिन्स वगैरह शामिल थे। कैली को लगता है कि ये सारा सामान वॉल्टर यहाँ रख कर गया है, इसलिए कैली सारा सामान उठाकर टनल के बाहर रखने लगती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि कैली को ऐसा करने से मना करता है और खुद एक ब्लैक बैग को टनल के बाहर रखकर चला जाता है। उसी दिन कैली और ट्रिशिया डैनियल का सर्टिफिकेट लेने लॉयर के पास जाते हैं और यहाँ लॉयर के पीछे भी ट्रिशिया डैनियल को देखती है लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पेपर वर्क करके घर वापस आती है। रात को जब कैली ब्रश कर रही होती है तब उसे वॉशरूम में एक इंसेक्ट दिखाई देता है जिसे वो फ्लश कर देती है। तभी कैली को अचानक शावर के पीछे से एक इंसेक्ट की आवाज आती है और कर्टन मूव करने लगती है। कैली कर्टन हटाती है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। अब रूम में वापस आने पर उसे अपने बेड पर वही सारे आइटम्स दिखाई देते हैं जो कि वो टनल के बाहर छोड़ कर आई थी। ये सब देखकर कैली परेशान हो जाती है और उसी समय पुलिस को कॉल करती है। मैलेडी अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ लेकर आता है जो कि घर की छानबीन करते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। पुलिस इस सामान को देखकर बताती है कि ये सारे आइटम्स दरअसल उन लोगों के थे जो कि इस एरिया से गायब हुए हैं।
ट्रिशिया कैली पे गुस्सा होने लगती है क्योंकि कैली ने उस टनल वाले अनजान आदमी को जाकर खाना दिया था, जिसके बाद शायद वो आदमी ही उनके घर के अंदर आया होगा। ये सब सुनकर मेलोडी भी भड़क जाता है क्योंकि उसने कई बार ट्रिशिया को अपने घर चलने के लिए कहा था, लेकिन ट्रिशिया उसकी बात मानती ही नहीं थी। मोरोवर इस सीन को देखकर हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि ट्रिशिया के पेट में पल रहा बच्चा कहीं मैलोडी का ही तो नहीं है। खैर, अगले दिन ट्रिशिया कहीं काम से बाहर जाती है और उसके जाने के बाद कैली ड्रग्स लेती है। कुछ देर बाद ट्रिशिया वापस आकर कैली को डैनियल के डेथ इन एब्सेंटिया का सर्टिफिकेट दिखाती है। अब ऑब्वियसली ट्रिशिया को सर्टिफिकेट तो मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी डैनियल को मिस कर रही थी। नाउ अगली सुबह कैली जॉगिंग के लिए जाती है और वो एक अच्छा अपार्टमेंट देखती है जो कि रेंट के लिए अवेलेबल था। ऐसे में वो और ट्रिशिया इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रिशिया मेलोडी के साथ डेट पे भी जाने का डिसाइड करती है। डेट नाइट पे कैली ट्रिशिया को तैयार कर रही थी जब ट्रिशिया को यहाँ भी डैनियल का घोस्ट दिखाई दे जाता है। ट्रिशिया इसे इग्नोर करके मेलोडी के साथ बाहर जाती है, लेकिन ट्रिशिया को फिर से डैनियल दिखाई देने लगता है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी जिसे डैनियल दिखाई दे रहा था, बल्कि मेलोडी को भी डैनियल अपने सामने दिखाई दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, डैनियल सच में वापस आ गया था और यहाँ उसकी हालत काफी खराब दिख रही थी। ये लोग उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और यहाँ डैनियल सबसे पूछता है कि क्या सब लोग उसे देख पा रहे हैं। अब अगर आपको याद हो तो वो टनल वाला बंदा वॉल्टर भी कैली से यही सवाल पूछा था, विच मीन्स कि इन दोनों के साथ जो भी हुआ है उसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है। खैर, डॉक्टर कहते हैं कि डैनियल जहां भी था वहां उसे खाना ठीक से नहीं मिलता था और वहां काफी अंधेरा भी रहा होगा क्योंकि सनलाइट की कमी से उसकी स्किन पील पड़ गई है। तो आगे ट्रिशिया डैनियल के वापस आने की खबर उसके पेरेंट्स को बता देती है और डैनियल की हालत थोड़ी बेटर होने के बाद मेलोडी और कुछ डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करने आते हैं। डिटेक्टिव्स डैनियल से पूछते हैं कि वो इतने समय से कहाँ था। वो डैनियल से कहते हैं कि डॉक्टर्स के अनुसार डैनियल को फिजिकली हार्म पहुंचाया गया है, क्या ये सच है? डैनियल उनसे कहता है कि आई वॉज अंडरनीथ, यानी कि मैं 7 साल से नीचे था। इसके अलावा वो मेलोडी से और कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो लोग डैनियल को घर लेकर आते हैं, जहां वो अंदर जाने से पहले टनल की तरफ घूरने लगता है और टनल को देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है। ट्रिशिया डैनियल के कपड़े चेंज करती है और उसे सुला देती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव मेलोडी डैनियल से दोबारा पूछताछ करने आते हैं, लेकिन कैली उन्हें वापस जाने को कहती है। तभी हम ऊपर से डैनियल की चीखने की आवाज सुनते हैं और वहां जाने पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि डैनियल कमरे के कोने में किसी चीज से डर के छिपा हुआ था। इस पॉइंट पे डिटेक्टिव मेलोडी कैली को बताता है कि डैनियल के एक्सरे में उसके पेट में एनिमल बोन्स मिले हैं और कपड़ों में उसका वॉलेट मिला है जो कि सही सलामत है। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से कि डैनियल सब झूठ बोल रहा है, लेकिन डैनियल इन बातों को रिप्लाई देने के बजाय बस रोने लग जाता है। तो इस घटना के कुछ देर बाद ट्रिशिया मेलोडी से मिलने निकल जाती है और घर में कैली अपने रूम में ड्रग्स लेकर सो जाती है। अब जैसे ही कैली की आंख खुलती है वो अपने बेड पे डैनियल को बैठा पाती है। डैनियल यहाँ द 3 बिली गोट ग्रफ वाली किताब पढ़ रहा था और वो कुछ अजीब बातें करने लग जाता है। लाइक वो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसा लोग समझते हैं। वो एक इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है और उसकी स्किन एक फिश की तरह है। पहले तो तुमने उसके साथ वो ट्रेड कर लिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब ऑब्वियसली कैली ये बातें समझ नहीं पाती, इसलिए वो डैनियल को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल कहता है कि वो उसके कमरे की दीवारों में मौजूद है, इसलिए वो वापस अपने कमरे में नहीं जाएगा। तभी कैली को रूम के बाहर से एक इंसेक्ट की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में जाती है। यहाँ वो एक बड़े से क्रीचर को देखती है और बेहोश हो जाती है। नाउ सीन शिफ्ट होकर मेलोडी और ट्रिशिया पे आता है, जहां दोनों अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। मेलोडी पूछता है कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो किसके साथ रहेगा। ट्रिशिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मेलोडी से क्या कहे, क्या वो उसके साथ रहेगी या फिर डैनियल के साथ रहेगी। ट्रिशिया बस यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के बीच किस हो जाता है और इसी दौरान ट्रिशिया अपने घर का दरवाजा खुला देखती है। यहाँ हम कैली को देखते हैं जो कि टनल से भागते हुए ट्रिशिया के पास आती है और उसे बताती है कि डैनियल को वो टनल का क्रीचर अपने साथ ले गया। जी हाँ दोस्तों, मेलोडी घर के अंदर जाता है और उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता और वो कैली से अगर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। इस पे कैली बताती है कि जब वॉशरूम में उसकी आंख खुली तब एक बड़ा सा ब्लैक क्रीचर आया जो कि डैनियल को अपने साथ टनल के अंदर ले गया। अब ऑब्वियसली मेलोडी को कैली की ये सारी बातें सुनकर लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जान गया था कि कैली ड्रग्स वगैरह लिया करती थी। कैली ट्रिशिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन ट्रिशिया भी उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो भी समझ गई थी कि कैली ड्रग्स ले रही थी। वो कहती है कि ड्रग्स ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर थी कि डैनियल सचमुच में वापस गायब हो गया था। तो ऐसे में ट्रिशिया को लगने लगता है कि मे बी डैनियल ने उससे और डिटेक्टिव को किस करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो दोबारा उसे छोड़कर भाग गया।
लेकिन कैली को अब सब कुछ समझ आ रहा था और उसे अपने आप पे पूरा भरोसा था कि उसने सचमुच एक क्रीचर को देखा है। इसीलिए वो सभी मिसिंग लोगों के बारे में खोजबीन करना शुरू कर देती है। कैली ट्रिशिया को बताती है कि जो आदमी उसे टनल में मिला था उसका पूरा नाम वॉल्टर लैम्बर्ट है और वो 1955 में ऑफिस जाते वक्त मिसिंग हो गया था। उसके बेटे जेमी का कहना था कि उसके डैड को एक मॉन्स्टर ले गया है, जिसके बाद 2002 में वॉल्टर लैम्बर्ट को डेड इन एब्सेंटिया घोषित कर दिया गया था। और इसी की तरह यहाँ बहुत सारे केसेस हैं जहाँ किसी मॉन्स्टर और उस टनल का जिक्र हुआ है। कैली ट्रिशिया को बताती है कि हर कल्चर में ऐसे डीमंस और मॉन्स्टर्स का जिक्र है जो कि ह्यूमंस को अपने डिमेंशन में या फिर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। अब ऑब्वियसली ट्रिशिया को इन सब बातों पे यकीन नहीं हो रहा था और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी यहाँ डैनियल के पेरेंट्स आ जाते हैं और ट्रिशिया उन्हें बताती है कि डैनियल फिर से गायब हो गया है। वो दोनों इस बात को सुनकर बहुत रोते हैं एंड देन यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक ऑफिसर ट्रिशिया के यहाँ आता है और उसे बताता है कि टनल के पास उन्हें एक बॉडी मिली है और वो चाहता है कि वो दोनों आकर उसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वॉल्टर लैम्बर्ट की थी। और इसी जगह कैली उस आदमी को भी देखती है जिसने उस दिन टनल के बाहर वो ब्लैक बैग रखा था। वो वॉल्टर की लाश को देखकर रो रहा था और आज भी अपने साथ एक ब्लैक बैग लेकर आया था। इस बैग के अंदर एक छोटा सा पपी था और कैली समझ जाती है कि जरूर ये आदमी ही उन डॉग्स को किडनैप कर रहा था जो कि यहाँ से मिसिंग हो रहे थे। वो पुलिस के सामने ये बात बता देती है, जिसके बाद पुलिस उस आदमी को ले जाती है। अब ये आदमी बताता है कि उसका नाम जेमी है और वो उसके डैड की लाश थी। वो रोने लगता है और कहता है कि मैं बस अपने डैड की बॉडी को बरी करना चाहता हूँ। इसके अलावा जेमी उनसे कुछ भी नहीं कहता। नाउ रात को कैली और ट्रिशिया जब सोने जा रहे होते हैं तब वो क्रीचर फिर से उनके घर में आता है और ट्रिशिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद कैली पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। मैलरी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन उसे कैली की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि डैनियल और ट्रिशिया मिलकर प्लान करे और कहीं भाग गए हैं और कैली अब सब झूठ बोल रही है ताकि वो लोग ट्रिशिया को ना खोजे। खैर, कैली अपने आप को साबित करने के लिए अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहां वो खोजे गए सारे एविडेंसेस को एक फाइल में रखकर फाइल के ऊपर मैलरी का नाम लिख देती है, ताकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैलरी इस केस की छानबीन करता रहेगा। इसके बाद वो टनल के अंदर जाती है जहां वो ट्रेड वर्ड चिल्लाती है और टनल की दीवारों से उस क्रीचर की आवाज आती है। वो क्रीचर कैली के सामने आता है और कैली उसे देखकर भागती है, लेकिन इसके बाद एज ए व्यूअर हम टनल के बाहर सिर्फ कैली के जूते देख पाते हैं, विच मीन्स वो क्रीचर कैली को भी ले गया। तो अगले दिन जब मैलरी कैली से मिलने आती है तब वो उस फाइल को देखता है जिस पर कैली ने मैलरी का नाम लिख रखा था। मैलरी उस फाइल के अंदर के एविडेंसेस देखता है और उसे वो 3 बिली गोट वाली बुक भी मिलती है, जिसके पीछे लिखा हुआ था कि बीवेयर ऑफ थिंग्स अंडरनीथ, यानी नीचे जो भी है उसे सावधान रहो। मैलरी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज और सैड होता है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाकर कैली और ट्रिशिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैलरी को एक दूसरे डिटेक्टिव के साथ देखते हैं, जहां वो दूसरे डिटेक्टिव से कहता है कि उसे लगता है कि डैनियल जरूर ट्रिशिया के साथ भाग गया है और कैली को जरूर वॉल्टर लैम्बर्ट के बेटे ने मार दिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा अजीब है, सीरियल किलर टाइप का है। लेकिन दूसरा डिटेक्टिव मैलरी से कहता है कि अगर ट्रिशिया को भागना होता तो वो अपना सारा सामान इस तरह छोड़कर नहीं जाती। नाउ इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है, जहां एक दिन मैलरी उस टनल के पास से गुजर रहा था, तब उसे टनल के पास कैली खड़ी हुई दिखाई देती है। मैलरी टनल के और करीब जाता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। अब हमें कैली की साइड से सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैली जो कि टनल के अंदर ही मौजूद थी, उसे मैलरी तो दिख जाता है, लेकिन मैलरी को कैली दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद एक क्रीचर कैली के कंधे पर हाथ रखता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एब्सेंटिया मूवी की कहानी एंड आई नो आपके मन में फिलहाल ढेर सारे सवाल होंगे, सो डोंट वरी, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुछ थियरीज बताऊंगा। ये थियरीज थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकती हैं, हो सकता है कुछ चीजें कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन हाँ मैं आपको 2-3 थियरी बता दूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब जरूर होगा। सो एज आई सेड, मूवी की कोई पक्की थ्योरी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक थियरी ऐसी है जो कि बहुत सारे सवालों का जवाब दे देती है। इस थियरी के हिसाब से ये टनल एक एंशिएंट क्रीचर का ठिकाना है, जहां लोग सालों से कुछ रिचुअल्स करते आ रहे थे। इस रिचुअल के तहत वो किसी चीज या किसी लिविंग बीइंग के बदले अपने चाहने वालों को टनल के अंदर के डिमेंशन में भेज या वहां से वापस बुला सकते थे। अब बात करें जेमी की, तो इतने सालों में वो समझ गया था कि वो अपने डैड को टनल से वापस लाने के लिए टनल के क्रीचर से ट्रेड कर सकता है, जिसमें वो पपीज को टनल के क्रीचर को ऑफर करेगा एंड इन रिटर्न टनल वॉल्टर को बाहर भेज देगा।
बट सिंस पपीज का सैक्रिफाइस ह्यूमन के कंपैरिजन में छोटा है तो इसलिए वॉल्टर ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं आ पाता था। वहीं दूसरी तरफ कैली उस समय टनल में चली जाती है जब टनल ने वॉल्टर को कुछ समय के लिए बाहर भेज दिया था और उसे खाना देने के चक्कर में वो उस क्रीचर को खाना ऑफर करके आ जाती है। इसके बाद वो क्रीचर कैली को बदले में कुछ प्रेशियस आइटम देकर जाता है, क्योंकि यहाँ एक रूल है, अगर आप कुछ दोगे तो आपको भी कुछ मिलेगा। लेकिन कैली इन्हें भी वापस करके आ जाती है, जिसके बदले में वो क्रीचर कुछ समय के लिए डैनियल को वापस भेज देता है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि जेमी के साथ हुआ था कि वो वॉल्टर को वापस लाने के लिए अपनी नेक्स्ट सैक्रिफाइस में लेट हो जाता है, ठीक वैसे ही जब डैनियल के बदले टनल के बाहर कुछ नहीं रखा जाता तो टनल का क्रीचर आकर डैनियल को वापस ले जाता है। बात करें ट्रिशिया और मैलेडी की, तो शायद मैलेडी ने ही कभी पास्ट में डैनियल के नाम का ट्रेड क्रीचर के साथ किया था ताकि वो ट्रिशिया के साथ रह सके। लेकिन जब डैनियल वापस आ जाता है तब ट्रिशिया वापस से डैनियल के साथ होने का प्लान बनाने लगती है और इसीलिए मैलेडी इस बार ट्रिशिया का भी ट्रेड उस टनल में करके आ जाता है, जिसके बाद वो अपने साथ के डिटेक्टिव को एक झूठी कहानी बताता है कि ट्रिशिया डैनियल के साथ भाग गई है और कैली को जरूर वॉल्टर लैम्बर्ट के बेटे ने मार दिया होगा, फलाना ढिमकाना। रियलिटी में मैलेडी को पता चल गया था कि कैली अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा कि मैलेडी भी इन सब में शामिल है, इसीलिए वो कैली का भी ट्रेड करके आ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में उसे कैली की घोस्ट दिखाई देती है जो कि शायद मैलेडी से बदला लेने के लिए अब उस क्रीचर से कोई ट्रेड करने वाली है, सिंस उसे पता है कि ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब ये तो थी एक थियरी, लेकिन इससे एक बात क्लियर नहीं होती कि डैनियल का घोस्ट बार बार ट्रिशिया को क्यों दिख रहा था और ट्रिशिया के अंदर गिल्ट की फीलिंग क्यों थी। साथ ही डैनियल का घोस्ट बार बार क्यों बोल रहा था कि मुझे पता है तुमने क्या किया है। वेल, यहाँ थी हमारी सेकेंड थियरी, जिसमें क्रीचर का एंड ट्रेड का कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ मैलेडी का इस मॉन्स्टर से कुछ लेना देना नहीं है। आई मीन उसने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया, ना ही वो इस मॉन्स्टर के बारे में जानता है। बट देन ये मॉन्स्टर ट्रिशिया को क्यों ले गया, साथ ही वो डैनियल को ही पास्ट में क्यों ले गया था। वेल, यहाँ हो सकता है कि ट्रिशिया ने खुद ही डैनियल का डील जाने में या फिर अनजाने में किया होगा, तभी ट्रिशिया के अंदर गिल्ट है और वो आज भी पछताती है, उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन शायद उसे अभी भी ठीक ढंग से इस पूरे सिस्टम का रूल्स नहीं पता। यही वजह हो सकती है कि 7 साल बाद भी ट्रिशिया मान रही थी कि शायद डैनियल आज भी वापस आ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो अनजाने में डील कर ली होगी एंड देन डील हो गया और अब उसे नहीं पता कि उसे वापस कैसे लाना है। अब देखो, इस फिल्म से एक बात तो क्लियर है कि ये मॉन्स्टर जिस इंसान को पकड़ लेता है उसे परमानेंटली तो नहीं छोड़ता, और शायद यही बात विक्टिम समझ नहीं पाए। आई मीन, अब वॉल्टर का ही केस ले लो। वॉल्टर जब फाइनली बाहर आया तो वो मृत था और उससे पहले वो कुछ समय के लिए ही बाहर आता था, परमानेंटली वो बाहर कभी नहीं आया जीवित अवस्था में। अब ऐसा ही ये हो सकता है कि बाहर आने के बाद डैनियल ने खुद को बचाने के लिए शायद ट्रिशिया को ट्रेड करा होगा। आई मीन, ट्रिशिया ने भी शायद पहले उसे ट्रेड करा तो डैनियल ने जस्ट बदला ले लिया, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रिशिया को भी अब पकड़ लिया और बदले में वो डैनियल को तो नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रूल के मुताबिक ट्रेड तो होना चाहिए, तो हो सकता है बदले में ये मॉन्स्टर डैनियल को कुछ खाना दे दे, क्योंकि हमने सुना था कि डैनियल जिस डिमेंशन में था, यानी ये मॉन्स्टर का जो डिमेंशन है वहाँ सनलाइट नहीं है, वहाँ खाना नहीं मिलता है ज़्यादा, क्योंकि डैनियल के पेट में एनिमल्स के बोन्स मिले थे, यानी कि वहाँ पे वो एनिमल्स वगैरह खा के ही सर्वाइव कर रहा होगा। एंड में कैली भी वही गलती करती है जहाँ वो ट्रिशिया को शायद बचाने के लिए मॉन्स्टर से ट्रेड करने गई, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रिशिया को तो नहीं छोड़ेगा, बदले में कैली को भी अपने डिमेंशन में ले गया। नाउ कैली शायद मैलेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए मैलेडी को एंड में कैली की घोस्ट दिख गई, जिस तरह से ट्रिशिया को डैनियल की घोस्ट दिखाई देती थी। अब इस फिल्म में एक बुक द 3 बिली गोट्स ग्रफ पे काफी फोकस करा गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस किताब की फेरी टेल में भी किसी ब्रिज की कहानी है जिसे कोई इविल एंटिटी कंट्रोल करता था। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है ना, जस्ट दैट ब्रिज की जगह एक टनल है। दिस मीन्स कि इस किताब का फिल्म में होना हमें पहले से ही फिल्म की कहानी रिवील कर चुका था, हम ही समझ नहीं पाए। नाउ कमिंग टू द मॉन्स्टर, वेल इसके पैरेलल्स हम कुछ फोकलोर से निकाल सकते हैं, स्पेशली ट्रोल फोकलोर। लेकिन हाँ, इस मॉन्स्टर को ट्रोल की जगह एक इंसेक्ट जैसा लुक दिया गया है, विच इज टेरिफाइंग। ये मॉन्स्टर हमारे ही पृथ्वी पे है, लेकिन किसी दूसरे डिमेंशन में है, जिसमें से वो तो हमारे तक पहुंच सकता है, लेकिन हम ह्यूमंस उसके डिमेंशन में नहीं पहुंच सकते। सपोजेडली उसके डिमेंशन में सनलाइट नहीं है और वहां से आप टेम्पररी ट्रेड करके ही निकल सकते हैं। ट्रेड बाहर से भी हो सकता है, लेकिन अंदर से कोई ट्रेड कर सकता है नहीं, इस पे मैं अभी तक श्योर नहीं हूं, शायद होता भी हो। ध्यान रहे कि इस ट्रेड में आप किसी और का या किसी जानवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद का ट्रेड करने पे ये मॉन्स्टर धोखा देता है, यानी कि आपको भी पकड़ लेगा और जिससे आप वापस लाना चाहते थे उसे भी परमानेंटली तो वापस नहीं भेजने वाला।
तो कहानी की शुरुआत में हम टेरी जियोनोफ्रियो नाम के एक डांसर से मिलते हैं जो आज एक परफॉर्मेंस देने वाली थी। शी वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड, लेकिन फेट को कुछ और ही मंजूर था। परफॉर्मेंस के दौरान वो एक जंप लेते हुए अपने एंकल्स को ट्विस्ट कर लेती है, जिससे वो बुरी तरह से चोटिल हो जाती है। इसके बाद टेरी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका ऑपरेशन भी होता है। देन यहाँ हमें ऑपरेशन के 4 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है और हम देख पाते हैं कि टेरी अब तक ठीक नहीं हुई थी। इस वजह से वो पूरी तरह डिप्रेस्ड हो गई थी और टेंशन के कारण वो कई सारे पिल्स भी लेने लग गई थी। हम जान पाते हैं कि टेरी यहाँ अपने फ्रेंड के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके पास खुद पैसा ही नहीं था अपार्टमेंट रेंट करने के लिए। आए दिन वो घूम घूम कर ऑडिशंस तो देती थी, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन वो द पेल क्रुक नाम के डांस कंपनी का ऑडिशन देने जाती है, जहां उसे सेम जंप करना था बैले डांस के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैले में इस जंप को जेते कहा जाता है। नो ऑफ कोर्स वो इस जंप को करने में बार बार फेल होती है, मतलब ठीक ढंग से नहीं कर पाती। कोरियोग्राफर और कास्टिंग डायरेक्टर इससे परेशान हो जाते हैं और क्लियरली उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक एलन मार्चेंट नाम का आदमी, जो कि इस कंपनी का ओनर था, उसे तुरंत टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम पिग की तरह नाटक करके दिखाओ, बेसिकली टू टेस्ट हर डेस्परेशन। बट वो रिप्लाई में कहती है कि मैं एक बार फिर स्टेज पे डांस करने के लिए सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। खैर अगले सीन में हम टेरी को ऑडिशन रूम के बाहर बैठे देखते हैं, क्योंकि उसे मिस्टर मार्चेंट से बात करना था। वहीं उसकी दोस्त भी आती है और ये दोनों बातें करने लगती हैं। हमें पता चलता है कि वो स्मॉल टाउन नेब्रास्का से है और वो न्यूयॉर्क अपने डांस के करियर को आगे बढ़ाने आई है। वो बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती है और वो इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि शी डजंट वांट टू स्टेप बैक फ्रॉम हर ड्रीम्स। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मार्चेंट ऑडिशन रूम से बाहर निकलते हैं। टेरी यहाँ मार्चेंट का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि ही लिव्स इन ब्रैमफोर्ड हाउस। अब क्योंकि टेरी को उनसे बात करनी थी, इसीलिए वो उनके बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे मार्चेंट से मिलना है, लेकिन अचानक टेरी डिजी फील करने लगती है और वो कुछ बोल नहीं पाती। ऐसे में जब वो अपार्टमेंट से बाहर निकल के रास्ते पे जाती है तो वो गिर जाती है और उसे उल्टी भी हो जाती है। तभी एक ओल्ड कपल उसे संभालते हैं और दोनों टेरी को अपने अपार्टमेंट 7A में ले जाते हैं। अब अगली सुबह जब टेरी को होश आता है तो वो इस कपल से मिलती है। यहाँ ओल्ड लेडी का नाम मिसेज मिनी कास्टवेट था और उनके पति का नाम मिस्टर रोमन कास्टवेट था। दोनों ही टेरी से बड़े प्यार से बात करते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद टेरी मिसेज मिनी को अपने ब्रोकन एंकल की कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुन के मिसेज मिनी कहती है कि इट्स नॉट फॉल दैट डिफाइंस अस, इट इज व्हाट वी डू आफ्टरवर्ड्स। टेरी को उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। खैर तो इसके बाद जो ये कपल थे वो टेरी को एक अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जो कि नेक्स्ट डोर ही था, और वो कमरा वाकई काफी शानदार था। वो टेरी से पूछते हैं कि क्या तुम उसमें रहना चाहोगी, और टेरी कहती है कि नहीं, मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं हैं। ये सुनते कपल कहते हैं कि रेंट कौन मांग रहा है, हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी इस अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जो अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से बच के भाग रही थी। हमने उसकी भी मदद करी और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अब टेरी यहाँ थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन कपल उसे इतना पर्सुएड करते हैं कि फाइनली टेरी अग्री कर जाती है। तो इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाके अपना सारा सामान पैक करने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उन लोगों को जानती भी नहीं हो, तो तुम उन लोगों के साथ कैसे रहोगी। इस पे टेरी रिप्लाई करती है कि दोनों ओल्ड हैं, लोनली हैं, मैं बस उन्हें कंपनी दूंगी और मैं कब तक तुम्हारे पैसों पे रहूंगी। ऐसे भी अपने अपार्टमेंट में रहने का मजा ही कुछ और है। खैर टेरी अपने नए अपार्टमेंट में मूव करती है, जहां साफ सफाई करते वक्त उसे एक लड़की का शू मिलता है। शायद ये शू उसी लड़की का होगा जो उस अपार्टमेंट में पहले रहती थी, और उस लड़की का नाम जोआन सेबुल्स्की था। तभी मिसेज मिनी टेरी के लिए गिफ्ट लेके आती है, और जब टेरी उन्हें जोआन के शू दिखाती है तो वो मजाक में कहती है कि सिंड्रेला की तरह जोआन भी एक शू छोड़ के भाग गई। एनीवेज मिसेज मिनी रात को टेरी को मिस्टर मार्चेंट के घर इनवाइट भी करके जाती है फॉर अ ड्रिंक। अब टेरी तो हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी फॉर हर डांस ऑडिशन, तो वो रात को तैयार होकर मार्चेंट के अपार्टमेंट में जाती है। यहाँ दोनों बातें करने लगते हैं और उनकी बातचीत के दौरान हमें टेरी के बचपन की कहानी बताई जाती है जब वो बहुत छोटी थी। तो बेसिकली कम एज में ही टेरी की माँ गुजर गई थी, जिस वजह से उसके पिता काफी टूट गए। वो बहुत उदास रहती थी तो डांस करती थी टू एक्सप्रेस हर सैडनेस। बेसिकली टेरी का डांस उसके हार्श रियलिटी से काइंड ऑफ एस्केप बन गया था, और इसीलिए वो अब भी बस डांस ही करना चाहती है। तभी टेरी मार्चेंट का दिया हुआ ड्रिंक पीती है, जिसके एक सिप से ही वो बहुत वीक एंड डिजी फील करने लगती है। वो हेलुसिनेट करती है एंड शी फील्स द वॉल इज बेंडिंग। वो मार्चेंट के रूम से किसी तरह निकलने लगती है कि तभी उसे हेलुसिनेशंस होता है, जहां वो मिसेज मिनी मिस्टर रोमन को भी देखती है। शी डांसेस विद मिस्टर मार्चेंट, और वहां और भी बहुत सारे डांसर्स होते हैं। सारे डांसर्स उसे एक टेबल पे लिटा के वहां से गायब हो जाते हैं, और टेरी खुद को टेबल पे बंधा पाती है। देन एक मास्क पहना हुआ अजीब सा क्रीचर उसके पास आता है और उसके टेबल पे क्रॉल करने लगता है। टेरी से डर जाती है और चिल्लाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो खुद को मिस्टर मार्चेंट के बेड पे पाती है, जिससे वो गेस करती है कि शायद मिस्टर मार्चेंट उसके साथ इंटीमेट हुए होंगे। तभी मार्चेंट उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। बेसिकली यहाँ टेरी को डांस ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। अब ये सुनकर टेरी खुश तो थी, लेकिन वो अश्योर नहीं हो पा रही थी
कि उसके साथ रात में क्या हुआ है। तो अगले सीन में हम पूरे डांस ग्रुप को देखते हैं जहां सभी मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ वेरा नाम की एक लड़की टेरी को परेशान करने लगती है। शी सून नोटिसेस कि उसके रिस्ट पे एक चोट का निशान है। देन वो वॉशरूम जाकर खुद को चेक करती है, तब वो देखती है कि उसके शोल्डर्स, चेस्ट पे भी ब्रूजेस थे और उसके थाई में तो बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ था। टेरी कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और वो चिंता में पड़ जाती है। रिहर्सल के बाद जब वो घर वापस आती है तो मिसेस मिनी उसे मिसेस लिली गार्डिनिया से मिलवाती हैं, जो टेरी के साइड वाले अपार्टमेंट में रहती थी। मिसेस गार्डिनिया टेरी के एंकल पे अपना बनाया हुआ एक लेप लगाती है। गार्डिनिया का कहना था कि ये लेप दिन में 2 बार लगाने से टेरी का एंकल बहुत जल्दी हील हो जाएगा। उसी रात हम देखते हैं कि टेरी को बहुत सारे डरावने सपने आते हैं। लाइक एक रूम था जहां बहुत सारे कैंडल्स जल रहे थे और एक अजीब सी एंटिटी उसके पास खड़ी थी। इन सपनों से डर के टेरी नींद से जाग जाती है। वो अपने बिस्तर से उठती है एंड टू हर सरप्राइज उसके एंकल में अब कोई भी पेन नहीं था। वो बहुत आराम से वॉक एंड जंप कर पा रही थी एंड शी बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। बेसिकली यहाँ मिसेस गार्डिनिया का लेप सच में असर कर गया था और चोट ठीक होते ही टेरी अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बेटर करने लग जाती है। इससे कोरियोग्राफर भी टेरी की तारीफ करने लग गए थे और हम देख पाते हैं कि टेरी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही थी। खैर, तो अब यहाँ से कहानी क्रिसमस ईव पर आती है जहाँ सारे बिल्डिंग्स वाले मिलकर ब्रैमफोर्ड हाउस में पार्टी कर रहे थे। टेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी को भी बुला लाई थी और दोनों भी सबसे मिलते हैं। वहाँ एक डॉक्टर सेपर्स्टाइन भी होता है जो टेरी को अपना कार्ड ये कहते हुए देता है कि तुम इसे रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आए। टेरी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है एंड शी एक्सक्यूजेस हरसेल्फ। ना घूमते घूमते वो एक कमरे में 3 लोगों को हाथ पकड़े हुए प्रे करते हुए देखती है, बट दरवाजा बंद हो जाता है। वो किचन की तरफ जाती है तो उसे मिसेस गार्डिनिया और मिसेस मिनी की बातें सुनाई देती है, हु वर आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग। यहाँ मिसेस गार्डिनिया कह रही थी कि नॉट अनदर वन। टेरी ये सब सुन के कुछ समझ तो नहीं पाती, लेकिन उसके सामने आते ही दोनों बातचीत बंद कर देते हैं। तभी मिस्टर रोमन टेरी को उसका क्रिसमस प्रेजेंट देते हैं, विच वाज अ फर कोट, और उसके साथ एक 300 साल प्राचीन नेकलेस भी देते हैं। टेरी बहुत खुश हो जाती है एंड शी फील्स लकी कि उसे ऐसे लोग मिले। उसी रात टेरी एनी के साथ अपने अपार्टमेंट में एंजॉय कर रही होती है और यहाँ टेरी अपनी दोस्त को उसकी फेवरेट स्कार्फ भी गिफ्ट करती है। टेरी खुशी से अपने फर कोट को पहन के मिरर के सामने पोज करती है और तभी वो देखती है कि एक डरावना हाथ उसके वेस्ट को जकड़े हुए था। वो चीख उठती है, लेकिन तुरंत ही उसे समझ आता है कि ये बस उसका भ्रम था। खैर, एक सुबह टेरी अपने बेड पे बैठ के मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसे उल्टी आ जाती है। देन अपने परफॉर्मेंस के दौरान भी उसे अजीब सा फील होता है और वो उदासी रहने लग गई थी। फाइनली ये रिवील होता है कि टेरी इज प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, इससे टेरी समझ जाती है कि ये बच्चा जरूर मार्चेंट का है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं क्योंकि उसे डर था कि कहीं मार्चेंट उसे डांस ग्रुप से निकाल न दे। टेरी इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसके सपने अब भी अधूरे थे और बच्चे का ख्याल वो नहीं रख पाएगी। बेसिकली वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती थी और ये सब बात वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है कि तभी वहां वेरा आ जाती है और वो टेरी से मीन बातें करने लगती है। गुस्से में टेरी उसे हल्का सा धक्का दे देती है। अब अगले सीन में टेरी लॉन्ड्री रूम में कपड़े धो रही होती है और तभी उसे अजीब सा फील होता है। वो कपड़े धोने वाले ब्लीच को देख रही होती है और शायद उसके दिमाग में इस बच्चे से रिलेटेड कोई बुरी बात चल रही होती है। तभी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि टेरी के गले में वही नेकलेस होता है जो रोमन ने उसे दिया था। फिर वो नोटिस करती है कि एक वॉशिंग मशीन का दरवाजा अपने आप खुल गया था, जिसके बाद टेरी उसको बंद करती है। तभी वो साइड वाले वॉशिंग मशीन के अंदर एक बच्चे को देखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इस पॉइंट पे वहां एक और लेडी आ जाती है, जिससे सारी चीजें नॉर्मल दिखती है। टेरी को भी लगता है कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। अब अगले सीन में टेरी चेंजिंग रूम में होती है, जहां वेरा उसे बुली करने लगती है। बेसिकली वो टेरी की सीट के नीचे कुछ अंडे वगैरह रख देती है, जिससे टेरी का ड्रेस और सीट दोनों गंदे हो जाते हैं। वेरा इस पे हंसने लगती है कि तभी मिस्टर मार्चेंट वहां जाते हैं और वेरा को डांटते हैं। मार्चेंट अब रुमाल लेकर खुद टेरी को साफ करने लगते हैं और टेरी कहती है कि मैं वेरा को हैंडल कर सकती हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस पे मार्चेंट रिप्लाई करते हैं कि इस हालत में यू नीड हेल्प। अब ये सुन के टेरी शॉक्ड हो जाती है कि मार्चेंट को उसकी प्रेगनेंसी का कैसे पता चला, लेकिन मार्चेंट उससे कहते हैं कि एक बहुत खुशी की बात है। टेरी रिप्लाइज कि द प्रेगनेंसी मींस एंड ऑफ माय करियर, लेकिन मार्चेंट पेज नो अटेंशन और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो उस बच्चे को रखना चाहता था। अब उस दिन जब टेरी अपने अपार्टमेंट वापस लौटती है तो उसे अपना घर खुला हुआ मिलता है। अंदर मिसेस मिनी और मिस्टर रोमन ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और दोनों कहते हैं कि उन्होंने स्पेयर की से दरवाजा खोला और उन्हें खुशखबरी के बारे में पता चल चुका है। मिनी तो उसे लेकर कल सुबह डॉक्टर सेपर्स्टीन के पास जाना चाहती थी, लेकिन टेरी गुस्से में कहती है कि मैंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं बच्चा रखना चाहती हूँ या नहीं। इसे सुनकर वो कपल उदास हो जाते हैं। वो टेरी को अपने रूम ले जाते हैं और एक क्रेडल दिखाते हैं, सेइंग कि हमने बहुत साल इंतजार किया है लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, और अब जबकि तुम मां बनने वाली हो तो तुम कह रही हो कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो बात मुद्दे की ये है कि इवन इफ तुम्हें ये बच्चा नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, तुम बस इसे जन्म देकर हमें सौंप देना, हम पालेंगे इसको और बदले में तुम्हें दुनिया में जो भी चाहिए हम तुम्हें देंगे। टेरी कहती है कि मैं बस डांस करते रहना चाहती हूँ, लेकिन मिनी उसे मैनिपुलेट करती है, सेइंग कि मुझे पता है तुम फेमस बनना चाहती हो, तो छोड़ो उन साइड डांसर्स को, तुम्हें तो स्पॉटलाइट मिलना चाहिए, मेन डांसर का रोल। तो तुम ये डील एक्सेप्ट कर लो, यानी बच्चे को पैदा करो और हम तुम्हारे सारे सपने
सपने पूरे कर देंगे। नाउ दिस डील वाज वेरी लुक्रेटिव और टेरी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसी रात टेरी को एक और भयानक सपना आता है जहां वो बहुत सारे कल्ट मेंबर्स को देखती है और डर से उसकी नींद टूट जाती है। तभी उसे फील होता है कि उसके अपार्टमेंट में कोई तो है। वो लाइट जलाती है और देखती है कि उसके अपार्टमेंट में मिसेस गार्डेनिया घुस आई थी। गार्डेनिया काफी परेशान होती है और टेरी को सॉरी कहते हुए उस पर हमला कर देती है। टेरी डर से दरवाजा लगा देती है जिससे गार्डेनिया उसको चोटिल तो नहीं कर पाती, लेकिन इंस्टेड उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और टेरी उन्हें हॉस्पिटलाइज करती है। अब अगली सुबह ओल्ड कपल टेरी से मिलने आते हैं जहां वो टेरी को थैंक यू कहते हैं क्योंकि टेरी टाइम रहते एम्बुलेंस बुला ली थी जिससे गार्डेनिया की जान बच गई। तभी टेरी डिस्कवर करती है कि उसके अपार्टमेंट में एक सीक्रेट डोर है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मिसेस गार्डेनियाज अपार्टमेंट और वो चुपके से उसके रूम में घुस जाती है। वो एक टेबल देखती है जहां उसे एक रेड बुक मिलती है और उसमें कुछ अजीब अजीब बातें लिखी होती है। इनफैक्ट इस किताब के अंदर टेरी को अपने सपने में दिखने वाली एंटिटी भी दिखाई देती है। ऐसे में टेरी वो बुक अपने साथ ले आती है और छुपा के रख देती है। खैर अगले स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान वेरा जो कि लीड परफॉर्मर थी उसका शरीर अजीब तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न होने लगता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था एंड ड्यू टू दिस उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और अब उसकी जगह टेरी को एज द स्टार परफॉर्मर चुन लिया जाता है। खैर आगे मिसेस मिनी टेरी के बाल काट रही होती है एंड शी स्टार्ट्स एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज। शी सेज टू टेरी कि तुम्हें सब कुछ थाली में सजाया हुआ मिलता है, स्टिल यू आर अनहैप्पी एंड अनग्रेटफुल। इसके बाद मिसेस मिनी अग्रेसिवली टेरी का बाल काटते काटते उसके ईयर्स पे भी छोटा सा कट कर देती हैं। दिस होल सीन वाज वेरी वियर्ड, लेकिन यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, उस दिन पे आते हैं जब स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला था। टेरी यहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है लेकिन वो अचानक ऑडियंस में मिनी को बैठा हुआ पाती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। अब ध्यान भटका तो छोटी सी गड़बड़ भी उससे हो जाती है, लेकिन एक नई पल मिनी गायब हो गई थी। अब चेंजिंग रूम में भी टेरी के साथ अजीब अजीब चीजें होने लग गई थी, जैसे मिरर के रिफ्लेक्शन में वो अपने पेट को फूला हुआ पाती है और उसके अंदर एक बच्चा का फेस दिखता है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब अपार्टमेंट वापस लौटकर वो डॉक्टर सेपर्स्टीन को कॉल कर देती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है और मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। टेरी परेशान होकर फोन रख देती है और अब वो मिसेस गार्डेनिया की बुक को देखने लगती है। तभी उसे बुक में नेकलेस का पिक दिखता है जो रोमन ने उसे दिया था और उसे एक अजीब सा पिक्चर भी दिखता है जहां एक प्रेग्नेंट महिला एक अजीब से क्रीचर को जन्म दे रही थी। ये देख के टेरी बुरी तरह से डर चुकी थी और तभी दरवाजे पे मिसेस मिनी आ जाती हैं, लेकिन टेरी उन्हें अंदर घुसने नहीं देती। अब इस पॉइंट पे टेरी को लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में वो जोआन के बारे में पता लगाने का सोचती है। अगर आपको याद नहीं हो तो जोआन वही जो कि टेरी से पहले यहाँ रहती थी। टेरी यहाँ चुपके से अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और जोआन के बारे में छानबीन करते हुए एक स्टोर में पहुंचती है जहां उसे जोआन का सूटकेस मिलता है। टेरी उसका सूटकेस सर्च करती है और उसे वहां उसकी पिक जीसस क्राइस्ट का होली क्रॉस मिलता है। साथ ही एक बाइबल था जहां एक पेज मार्क किया होता है रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ सेटन। अब टेरी जैसे ही बाइबल को टच करती है उसके हाथ जलने लगते हैं। तो इसके बाद टेरी उस रेड बुक को चर्च के अंदर ले जाती है और चर्च में घुसते ही उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। टेरी किसी तरह जीसस को प्रे करने लगती है और तभी एक सिस्टर आके उससे पूछती है कि आर यू ओके। अब यहाँ पे ये सिस्टर काफी कुछ रिवील करती हैं। बेसिकली सिस्टर जोआन के बारे में सारा सच बताती है कि कैसे ब्रैमफर्ड हाउस एक सीक्रेट सोसाइटी है जो शैतान की पूजा करते हैं। कई साल पहले उस बिल्डिंग के लोगों ने डेविल को खुश किया और डेविल अपना एक वंशज वहां रख के गया जिससे आगे वाली पीढ़ी में शैतान का जन्म होगा इस धरती पे। जोआन को भी उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा था और एक रात वो जब सबसे बच के भाग रही थी तभी एक बस ने उसे हिट कर दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और ये रेड बुक उन्हीं के ग्रुप का नियम वाली है। तो इस पॉइंट पे सिस्टर को पता चल चुका था कि जोआन के बाद टेरी को चुना गया है एज द मदर ऑफ सेटन और ये जानते ही सिस्टर काफी डर जाती हैं और कहती हैं कि इस बच्चे के जन्म होते ही गॉड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये सब सुनने के बाद टेरी अपने दोस्त के साथ एक अबॉर्शन क्लिनिक में जाती है बिकॉज शी डिडंट वांट टू गिव बर्थ टू सेटन हिमसेल्फ। तो जैसे ही अबॉर्शन की प्रक्रिया को चालू किया जाता है और डॉक्टर टेरी को एग्जामिन करने लगते हैं तो टेरी डॉक्टर को किक कर देती है एंड ऑफ कोर्स ये किक सेटन ने करवाया था उससे। इसके बाद डॉक्टर की बॉडी अजीब तरह से ट्विस्ट होने लगती है जैसे वेरा की हुई थी। टेरी इससे डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि उसको इस प्रॉब्लम का सामना खुद ही करना पड़ेगा और वो अब किसी भी चीज से भागेगी नहीं। वो वापस ब्रैमफर्ड हाउस लौटती है और एलिवेटर लेते वक्त उसे मिसेस मिनी बेसमेंट में जाते हुए दिखाई देती है। वो भी मिसेस मिनी के पीछे पीछे जाती है लेकिन एलिवेटर उसको अलग ही फ्लोर पे पहुंचा देता है जहां एक स्टेज बना होता है इन अ बिग हॉल। वो स्टेज में जाती है तो उसे टेबल पे वही रेड बुक और अजीब सा मास्क दिखता है। तभी वहां मार्चेंट आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हें सच में याद नहीं कि उस रात को क्या हुआ था। टेरी डर जाती है और जब मार्चेंट उसके पास आता है तो टेरी उसे स्टैब करके मार देती है, लेकिन उसे सब याद आ जाता है कि वो सारे कल्ट के लोग, कैंडल्स, डेविल वाला कॉस्ट्यूम, ये सब इसी रूम का है। तो दोस्तों हुआ ये था कि टेरी उस दिन ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई थी और सारे कल्ट वाले उसे उठाकर इसी टेबल पे लिटाए थे। अब टेरी की बेहोशी की हालत में मास्क्ड वाला जो शैतान था वो उसके साथ गलत किया जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। ये मास्क्ड मैन और कोई नहीं बल्कि रोमन था। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा मार्चेंट का नहीं बल्कि ओल्ड मैन रोमन का था। जब टेरी सब समझ जाती है तब वो भाग
के बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट पहले ही दरवाजा लॉक कर चुका था। क्यों? क्योंकि वो भी इस कल्ट में मिला हुआ था। अब वो भागकर अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वहां ऑलरेडी मिसेस मिनी बैठी हुई थी और रोमन भी वहां आ जाते हैं। टेरी उन्हें डराती और कन्फ्रंट करती है कि मुझे सब पता है और तुमने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मिनी उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं भाग सकती बिकॉज वी हैड अ डील। तब टेरी मुस्कुराते हुए कहती है कि डील इज ऑफ और खुद को स्टैब करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, शैतान इतनी आसानी से थोड़ी ना खुद को मरने देगा। इंस्टेंट टेरी को अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द कि वो फ्लोर पे ही गिर जाती है। तब रोमन इस कल्ट की कहानी उससे कहता है कि मेरे पिता ने शैतान की उपासना करके कुछ डार्क मैजिक सीखी थी, लेकिन चर्च वालों ने उन्हें मार दिया। अब इस कल्ट को एक वेसल चाहिए ताकि डेविल अर्थ पे आ सके, और अब टेरी ही वेसल है। नाउ टेरी बहुत ज्यादा बुरे हाल में थी और इसीलिए वो थक हार के उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तो हाँ, अब टेरी इस कपल के साथ कल्ट के सभी मेंबर्स से मिलती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। वो सभी शैतान को हेल करते हैं, मतलब वो होता है ना हेल सेटन, और वो टेरी को एज मदर ऑफ सेटन डिक्लेयर करते हैं। टेरी उस इवनिंग दिल खोल के डांस करती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि शी हैज एक्सेप्टेड हर फेट, कि तभी वो खुले विंडो से बाहर कूद जाती है और खुद को खत्म कर लेती है। सो बेसिकली टेरी शैतान को जन्म नहीं लेने दी और ये जो पूरा कल्ट था उनका प्लान फेल हो गया। एंड सीन में हम इस ओल्ड कपल को साइड वॉक पे चलते हुए देखते हैं, जहां दे सी अनदर कपल। उस नए कपल को देख के ये स्माइल करते हैं, इंडिकेटिंग कि अब जो ये नया कपल है वो उनका नया शिकार बनेगा। और यहीं पे अपार्टमेंट 7A मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी 2024 की अपार्टमेंट 7A मूवी, जो कि रोजमेरीज बेबी की प्रीक्वल है। लेकिन यहां से हम अब रोजमेरीज बेबी मूवी की भी कहानी को जानेंगे। तो रोजमेरीज बेबी फिल्म की कहानी की शुरुआत 1968 के न्यूयॉर्क शहर को दिखाते हुए होती है, जहां हम ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग को देख पाते हैं। इस बिल्डिंग को एक कपल देखने आए होते हैं क्योंकि वो लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे थे। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट नंबर 7A में टेरी भी रहती थी, जिसे हमने पिछले पार्ट में अपनी जान लेते हुए देखा था। बैकग्राउंड में एक ललाबाई भी चल रही होती है, जो इस फिल्म की मेन लीड मिया फारो ने खुद गाया था। खैर, इस कपल में जो लड़की थी उसका नाम था रोजमेरी और उसके पति का नाम था गाय वुडहाउस। गाय एक एक्टर था जिसने कुछ प्लेज वगैरह में एक्टिंग करी थी, लेकिन फिलहाल वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहा था और वो करियर वाइज स्ट्रगल कर रहा था। ये लोग मिसेस गार्डेनिया का अपार्टमेंट देखते हैं, जो पिछले पार्ट में हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, लेकिन अब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि एक सीक्रेट पैसेज वे था जिससे सीधा अपार्टमेंट 7A से इस कमरे तक आया जा सकता था। तो अब उस क्लोजेट वाले रास्ते को एक अलमीरा से छुपाया गया था, लेकिन गाय और वो ब्रोकर मिलकर उस अलमीरा को हटाकर अपनी जगह रख देते हैं, लेकिन स्टिल वो पैसेज को फिगर आउट नहीं कर पाते। खैर, रोजमेरी को ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो इसे ही लेना चाहती थी, लेकिन गाय थोड़ा हेजिटेंट था क्योंकि ये महंगा था। स्टिल ही अग्रीज टू इट। अब शाम को ये लोग अपने फ्रेंड हच के घर डिनर पे आते हैं, जहां हच इन्हें ब्रैमफोर्ड हाउस के बारे में कुछ सीक्रेट चीजें बताता है। जैसे उस बिल्डिंग में ट्रेंच सिस्टर्स नाम की 2 औरतें रहती थी, जिन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चों को पकाकर खाया था। एंड देन एड्रियन मकाटो नाम का एक आदमी उसी बिल्डिंग में विचक्राफ्ट करता था। पकड़े जाने पर चर्च के लोगों ने उसे मार डाला और ये एकदम सच था, क्योंकि ये रोमन के ही पूर्वज की बात कर रहे थे, जिसको हमने अपार्टमेंट 7A में देखा था। और उसके बाद से ब्रैमफोर्ड हाउस इनफेमस हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपार्टमेंट फिर से भरने लगे और लोगों ने तब के जमाने में उस घर का नाम ब्लैक ब्रैमफोर्ड रख दिया था, क्योंकि वहां काला जादू एंड विचक्राफ्ट होता था। ये सब सुन के भी रोजमेरी कहती है कि अनफॉर्चुनेट हादसे तो हर घर में होते हैं, जिसपे हच कहता है कि उस अपार्टमेंट के बेसमेंट में 59 इन्फेंट्स की लाश मिली थी, रैप्ड इन ए न्यूज़पेपर। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल रोजमेरी एंड गाय उस घर को खरीद लेते हैं। अब अगले सीन में रोजमेरी एंड गाय अपने न्यू अपार्टमेंट को सजाते हैं और वो लोग पास के अपार्टमेंट से मिनी और रोमन की आवाज सुनते हैं। डिनर करने के बाद उसी रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं और अगले दिन से अपार्टमेंट का रिनोवेशन स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि गाय यामाहा कंपनी का ऐड करता है, जिसे रोजमेरी बड़े एक्साइटमेंट के साथ टीवी पे देखती है। और एक सीक्रेट पैसेज वे था ना, वेल रोजमेरी उस सीक्रेट पैसेज वे के क्लोजेट में शेल्फ भी लगा देती है। अब लॉन्ड्री रूम में हम रोजमेरी और टेरी को मिलते हुए देखते हैं, क्योंकि अपेरेंटली अभी तक टेरी जिंदा थी और रोमन एंड मिनी ने उसे ही टारगेट करा था। तो दोनों मूवीज की टाइमलाइन आपस में ओवरलैप करती है, लेकिन जल्द ही इनकी अपनी अपनी टाइमलाइन होगी जब टेरी की मौत हो जाएगी। मतलब अब तक टेरी की मौत नहीं हुई है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, बातों बातों में दोनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जहां रोजमेरी बताती है कि वो इस बिल्डिंग में नहीं आई है। इस पर टेरी कहती है कि वो रोमन के साथ अपार्टमेंट 7A में रहती है। यहाँ रोजमेरी कहती है कि वो मिसेस गार्डेनिया के अपार्टमेंट में आई है और थोड़े बहुत बातचीत के बाद टेरी रोजमेरी से कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम हमेशा साथ में ही लॉन्ड्री किया करेंगे, जिस
से हम दोनों को बातचीत करने का समय मिल जाएगा। यहाँ टेरी रोजमेरी को अपने गुड लक चार्म यानी वो टैनिस रूट वाला नेकलेस भी दिखाती है जो रोमन ने उसे दिया था, जिसपे रोजमेरी उसकी बहुत तारीफ करती है। टेरी एक्सप्लेन करती है कि कैस्टावेट्स बहुत ही अच्छे लोग हैं और उन्होंने ही मुझे एक अच्छी लाइफ दी है, वरना मैं तो ड्रग्स वगैरह कर रही थी। ये सुनकर रोजमेरी कहती है कि इस दुनिया में आजकल बहुत कम अच्छे लोग हैं एंड इट्स गुड कि आजकल भी ऐसे लोग हैं। लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि कैस्टावेट्स का सच क्या है, जस्ट दैट टेरी को अब तक ये बात नहीं पता है। अब रात को रोजमेरी एंड गाय अपने अपार्टमेंट में होते हैं जब उन्हें मिनी के कमरे से कुछ अजीब से चैंटिंग्स या फिर सॉन्ग्स गाने की आवाज आती है। अब एक दिन जब गाय एंड रोजमेरी अपार्टमेंट लौट रहे होते हैं तो उन्हें टेरी की डेड बॉडी दिखती है। दोस्तों ये अपार्टमेंट 7A फिल्म की एंडिंग सीन थी जहां टेरी ने सेटन के मदर बनने से इनकार कर दिया था और खुद को मार ली थी। वहीं पुलिस ऑफिसर रोजमेरी से भी कुछ पूछताछ करते हैं और इस पॉइंट तक मिनी एंड रोमन रोजमेरी को नेक्स्ट टारगेट चुन लिए थे। तो इस पॉइंट पे दोनों कहानी परफेक्टली एक दूसरे के साथ सेट हो चुकी है कि कैसे सेटन अब रोजमेरी के कोख से जन्म लेने की कोशिश करेगा। खैर तो अगले दिन मिनी रोजमेरी के घर में आती है ये बोलते हुए कि वो उसको धन्यवाद बोलने आई है क्योंकि लास्ट नाइट पुलिस इंटरोगेशन के दौरान रोजमेरी ने कैस्टावेट्स के बारे में बड़ी अच्छी बातें बोली थी। ऑफ कोर्स रोजमेरी ऐसा इसलिए बोली थी क्योंकि वो ये बातें टेरी से सुनी थी। मिनी अंदर घुस के सारे रूम्स को देखने लगती है और तो और वो रोजमेरी को अपने घर रात को डिनर के लिए बुलाती है। रोजमेरी मना करती है लेकिन मिनी इमोशनल नाटक करके कैसे भी उसे राजी करवा लेती है। अब शाम को गाय अपने काम से वापस आता है लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि रीसेंट प्ले में उसकी जगह किसी और को कास्ट कर लिया गया था। रोजमेरी उसे चीयर करने के लिए कहती है कि चलो मिनी के घर होके आते हैं क्योंकि वो लोग टेरी के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं। अब गाय जाने के मूड में तो नहीं था लेकिन फिर भी वो चला जाता है। तो मिनी उनका अच्छे से स्वागत करती है, उन्हें ड्रिंक्स भी ऑफर करती है। ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं और डिनर टेबल पे ये लोग रिलीजन की बातें करते हैं। यहाँ रोजमेरी बताती है कि पहले वो चर्च जाती थी लेकिन अब नहीं जाती। ये सुनते रोमन कैथोलिक पोप्स और अदर रिलीजन के बारे में बुरा भला कहने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो सैटानिक कल्ट का फाउंडिंग मेंबर था। यहाँ रोमन कॉन्स्टेंटली गाय को प्रेज कर रहा था और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हम आप समझ ही रहे हैं। अब रोजमेरी मिनी के साथ किचन में बातें करने लगती है और गाय रोमन के साथ सोफा पे चिल कर रहा था। खैर तो डिनर वगैरह खत्म करके दोनों फैमिलीज अपने अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते हैं। यहाँ रोजमेरी और गाय कैस्टावेट्स के अजीब खाने के बारे में बात करने लगते हैं कि तभी गाय रोजमेरी से कहता है कि मैं कल वापस उनके घर जाऊंगा क्योंकि रोमन ने मुझे बुलाया है। ये सुन के रोजमेरी थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है कि तुम जाओ, मैं घर पे ही रहूंगी। अब अगले दिन अगेन मिनी अपनी दोस्त के साथ रोजमेरी के घर पे आ जाती है। रोजमेरी से थोड़ा अनकंफर्टेबल थी लेकिन वो कुछ कहती नहीं और जो लॉकेट हमने टेरी के गले में देखा था ना, वो सेम लॉकेट अब मिनी रोजमेरी को प्रेजेंट करती है। लेकिन रोजमेरी यहाँ उसे निकाल के ड्रॉर में रख देती है एज शी डिड नॉट लाइक द स्मेल ऑफ द रूट। अब अगली सुबह गाय को खबर मिलती है कि जिस बंदे को प्ले में सिलेक्ट किया गया था, उसका नाम डोनाल्ड था, वो अचानक से अंधा हो गया है और उसका रोल अब गाय को मिला है। गाय थोड़ा हेजिटेंट तो था लेकिन वो रोल को एक्सेप्ट करता है। देन वो रोजमेरी को ये सब बताता है और फिर बाहर वॉक पे निकल जाता है। रोजमेरी अपने दोस्त हद से मिलने जाती है और वो अपसेट थी क्योंकि उसका पति गाय उसको वक्त नहीं दे रहा था। वो सारा दिन काम करता है और रात को कुछ ही वक्त दोनों साथ में बिताते हैं। खैर जब वो घर लौटती है तब वो देखती है कि गाय ने उसके पूरे अपार्टमेंट को रेड रोजे से सजाया हुआ था और वो अपनी गलती समझते हुए रोजमेरी से माफी मांगता है। इनफैक्ट यहाँ वो रोजमेरी से कहता है कि लेट्स हैव बेबीज। इस बात से तो रोजमेरी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शाम में वो लोग एक रोमांटिक डिनर प्लान करते हैं। तो ये डिनर अपार्टमेंट में ही था जहाँ दोनों कंफर्टेबल होकर समय बिताने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पे बेल बजती है और दरवाजे के उस पर और कोई नहीं बल्कि मिनी थी जो फॉर्चुनेटली अंदर तो नहीं आती लेकिन उन्हें एक केक गिफ्ट करती है फॉर डेजर्ट। गाय तो केक खा लेता है लेकिन रोजमेरी को उसका टेस्ट बेकार लगता है। वो 2 स्पून खाकर उसे साइड में रख देती है लेकिन गाय उसे फोर्स करता है कि खा लो, विच वाज अनयूजुअल क्योंकि अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो वो फोर्स क्यों करेगा, स्पेशली जब ये गाय नहीं बनाया है, मिनी बना के लाई है। रोजमेरी गाय का दिल रखने के लिए केक खाने लगती है लेकिन गाय के टेबल से उठते ही वो एक टिश्यू में उसे रख देती है ताकि उसे फेंक सके। अब कुछ टाइम बाद जब रोजमेरी किचन में होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और गाय उसे संभालता है। वो उसे बेड पे लिटा देता है बट शी वाज स्टिल थिंकिंग अबाउट हर स्पेशल नाइट, जिस पे गाय कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल वापस सब प्लान करेंगे, अभी तुम सो जाओ। रोजमेरी ओके बोल के एकदम से पास आउट हो जाती है। देन हम गाय को रोजमेरी के कपड़े उतारते हुए देखते हैं और यहाँ रोजमेरी अजीब सा सपना भी देखती है, मानो वो एक यॉट में हो और एक बेड पे लेटी हुई है और वो तरह तरह के बिब्लिकल पेंटिंग्स को भी देखती है। और तो और वो बेसमेंट जाके एक बेड देखती है जहां वो सोती है और अपार्टमेंट के लोग वहां बिना कपड़ों के उसके आसपास खड़े होते हैं। वो लोग कुछ चांट करते हैं और रोमन उसके शरीर पे रेड लिक्विड से कुछ मार्किंग बनाता है। ये सब कुछ व्यूअर्स के लिए नया नहीं है क्योंकि हमें पता है कि केक में नींद की दवा थी जिससे रोजमेरी सो गई है और जैसा रोमन ने टेरी के साथ किया था, मतलब उसे प्रेग्नेंट किया था, वही सेम चीज आज वो रोजमेरी के साथ भी करेगा। अब क्योंकि रोजमेरी हाफ ड्रीमिंग है हाफ अवेक है तो उसे ये सब एक ड्रीम लग रहा है लेकिन ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। खैर अगली सुबह जब रोजमेरी की नींद खुलती है तो वो खुद को नग्न पाती है और ऐसे में गाय सॉरी कहने लगता है ये बोल के कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ। ये सुन के रोजमेरी काफी नाखुश थी बिकॉज ऑफ कोर्स दिस वाज रॉन्ग।
अब हम रोजमेरी के शरीर पे भी तेज नाखूनों के निशान देखते हैं, लेकिन गाय कहता है कि ये मेरे ही नाखून हैं। दिस होल सीन वाज वेरी फिशी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये गाय का काम नहीं है, मतलब डेविल ने ही उसके साथ गलत किया है इन द फॉर्म ऑफ रोमन। रोजमेरी अब भी उस रात के बारे में सोच रही थी, लेकिन गाय उसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो तो अपने एक्टिंग के रिहर्सल में बिजी था। अब रोजमेरी अपने प्रेग्नेंट होने का वेट करती है, क्योंकि उसने बेबी प्लान करा था, और वो डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए भी जाती है। कुछ समय बाद ही डॉक्टर हिल उसे कॉल करके ये गुड न्यूज देते हैं कि रोजमेरी मां बनने वाली है। इनफैक्ट उसका ड्यू डेट जून में है। ये सुन के रोजमेरी बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर उसको वापस एक ब्लड टेस्ट के लिए बुलाता है। वो उसे नैटलिन पिल्स लेने को भी कहता है, जो कि प्रेग्नेंट औरतों को यूजुअली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो शाम को गाय घर आता है और रोजमेरी उसे ये गुड न्यूज देती है और कहती है कि लेट अस टेक दिस एज न्यू बिगिनिंग, और हम एक दूसरे से और भी ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। दोनों बहुत खुश होते हैं और तभी गाय एक अजीब बात कहता है कि चलो ये बात मैं मिनी और रोमन को बता के आता हूँ, क्योंकि वो बहुत खुश होंगे। नाउ दिस वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि यूजुअली अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होते हैं तो कुछ महीनों तक वो लोगों को नहीं बताते, और रोजमेरी को भी ये वियर्ड लग रहा था, बट गाय का मन रखने के लिए वो हाँ कह देती है। तो इसके बाद मिनी और रोमन रोजमेरी को कांग्रेचुलेट करते हैं, और अब मिनी उसे डॉक्टर सैपरस्टीन के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन रोजमेरी का ऑलरेडी एक डॉक्टर था, डॉक्टर हिल। स्टिल ये दोनों रोजमेरी को जबरदस्ती मना लेते हैं कि हमें डॉक्टर सैपरस्टीन के पास ही जाना चाहिए। नाउ रात को सोते वक्त रोजमेरी टैनिस रूट लॉकेट पहन लेती है, क्योंकि दैट वाज अ गुड लक चार्म। खैर तो अगले दिन वो डॉक्टर सैपरस्टीन के पास जाती है, तो वो उससे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बुक्स मत पढ़ना, क्योंकि बुक्स के थियरी बेकार होती है, और ना ही अपने दोस्तों से कुछ डिस्कस करना, क्योंकि दो लोगों की प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग होती है। तो अगर तुम उनसे शेयर करोगी तो शायद उनका सिचुएशन तुम्हारे सिचुएशन के साथ ना मिले। और तो डॉक्टर सैपरस्टीन रोजमेरी को कोई पिल्स भी नहीं देते, सेइंग कि मिनी का एक अर्ब और स्पाइसेस वाला गार्डन है, जहां से वो रोज तुम्हें एक ड्रिंक बना के देगी। ये हर्बल ड्रिंक सेफ एंड रिफ्रेशिंग है, जो कि बाहर मिलने वाले केमिकल पिल से तो कई गुना सेफ है। खैर आगे रोजमेरी अपने सुंदर हेयर्स भी काट आती है, जो शायद मिसेस मिनी का ही आइडिया था, और गाय इससे बहुत निराश होता है, सेइंग कि ये हेयर स्टाइल तुम पे सूट नहीं कर रहा। रोजमेरी बताती है कि सुबह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है स्टमक में, और सैपरस्टीन उससे कहते हैं कि ये नेचुरल पेन है, जिससे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोजमेरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, और उसका हेल्थ भी खराब हो गया था। वो पेल व्हाइट दिख रही थी, और उसका काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया था। उसके स्टमक में हमेशा एक पेन होता रहता था, जिसके चलते वो वीक पड़ती जा रही थी। तो एक दिन हच रोजमेरी को देखने उसके अपार्टमेंट में आता है, और वो रोजमेरी को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि रोजमेरी बहुत ज्यादा पतली दिख रही थी एंड हर ब्यूटी वाज कंप्लीटली गॉन। हच उससे पूछता है कि क्या तुम डाइट कर रही हो, जिसपे रोजमेरी उसे बताती है कि नहीं, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के हच कहता है कि प्रेग्नेंट हो तो वेट गेन करोगी ना, लूज क्यों कर रही हो। इस पे वो कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, शायद इसलिए मेरा वेट लूज हो रहा है। खैर दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी रोमन रोजमेरी से मिलने आता है। यहाँ रोजमेरी रोमन का हच से इंट्रोडक्शन करवाती है, और रोमन हच को लेके थोड़ा स्केप्टिक दिख रहा था। अब यहाँ रोजमेरी रोमन के ईयर्स में पियर्सिंग का निशान देखती है। खैर रोमन और हच दोनों रोजमेरी के प्रेगनेंसी के विषय में बात करने लगते हैं, जहाँ हच का कहना था कि कमर्शियल पिल्स जो बनाए जाते हैं वो प्रॉपर सेफ गार्ड तरीके से बनाए जाते हैं, उसे प्रेगनेंसी के वक्त लिया जा सकता है। तो हाँ, रोजमेरी को पिल्स वगैरह लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये बात रोमन को पसंद नहीं आती, और जब हच टैनिस रूट के बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। वो कहता है कि ये रूट तो नहीं लगता, और वो इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ के बताएगा। लेकिन रोमन बात को खत्म करके वहां से चला जाता है। अब रोजमेरी हच को चाय पिला रही होती है कि तभी गाय भी वहां आ जाता है, और तीनों साथ में बैठ के बातें करते हैं। इसके बाद जब हच घर जा रहा होता है तो गाय उसे उसका कोट देता है, जो उसने क्लोजेट में रखा था, लेकिन उस कोट के पॉकेट में एक ग्लव नहीं होता। इससे हच कहता है कि शायद मैंने ये बाहर कहीं छोड़ दिया हो, और वो ये कह के वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही गाय भी पेपर लेने नीचे चला जाता है। खैर तो आगे एक दिन रोजमेरी की तबीयत बहुत खराब होती है, और वो अंदर रेस्ट कर रही होती है कि उसे हच का कॉल आता है। हच उसे अगले दिन सुबह 11 बजे ही मिलने बुलाता है, और वो कहता है कि बात बहुत अर्जेंट है। ये सुनते ही रोजमेरी राजी हो जाती है, और वो ये बात गाय से भी शेयर करती है। तो अगले दिन रोजमेरी हच से मिलने जाती है, लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी हच वहां नहीं आता। रोजमेरी को बहुत पेन हो रहा था, और वो साइड के एक रेलिंग में बैठ जाती है। फिर वो पास ही के एक बूथ से हच को कॉल करती है, लेकिन उसे खबर मिलता है कि हच की आज सुबह तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया है। इनफैक्ट फिलहाल तो हच कोमा में है। ना यहाँ सबसे हैरानी की बात यह थी कि हच की बीमारी का कारण भी डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था। तो ये सब जानने के बाद रोजमेरी वापस घर आने लगती है कि रास्ते में उसे मिनी मिल जाती है। वो रोजमेरी को कैब में बिठाकर घर वापस भेज देती है। खैर तो अब दिन ब दिन रोजमेरी का स्टमक पेन बढ़ता ही जा रहा था, और वो न्यू ईयर पार्टी में सैपरस्टीन से भी मिलती है और उनसे बात करती है। शॉकिंगली सैपरस्टीन कहता है कि ये तो बहुत आम सी बात है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बट द प्रॉब्लम हियर वाज कि रोजमेरी अब कच्चा मांस भी खाने लग गई थी। खैर आगे रोजमेरी एक पार्टी प्लान करती है, जहां वो अपने पुराने दोस्त को बुला रही थी। वहां कोई भी इस अपार्टमेंट का नहीं होगा, और वो उसके लिए मेन्यू प्लान करती है। मिनी एज यूजुअल ये सब प्लानिंग देख के पूछती है कि ये सब किसके लिए है, जिसपे रोजमेरी उसे पार्टी के बारे में बताती है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि रोजमेरी मिनी का दिया हुआ ड्रिंक भी नहीं पी रही थी। मे बी शी वाज टायर्ड ऑफ दीस कपल बीइंग टू नोजी। अब पार्टी के शाम रोजमेरी अपने सभी दोस्तों को बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट, एंड सभी बहुत खुश होते हैं।
हैं। रोजमेरी अपने एक दोस्त को बताती है कि वो डॉक्टर हिल के पास नहीं बल्कि डॉक्टर सेपर्स्टीन के पास जाती है फॉर अ रेगुलर चेकअप। अब पार्टी के दौरान भी रोजमेरी को काफी ज्यादा पेट में दर्द होता है, जिससे अब वो बहुत परेशान होने लग गई थी। इस पे सारी लेडीज उसे सलाह देती हैं कि ये कोई मामूली दर्द नहीं है, तो प्लीज तुम कोई और डॉक्टर को दिखाओ फॉर अ सेकंड ओपिनियन। वो लोग कहते हैं कि नवंबर यानी प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही दर्द होना कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये सब सुनकर रोजमेरी डरने लगती है, लेकिन सभी लेडीज कहती हैं कि तुम डरो मत, एक सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर हिल को जरूर दिखाओ। अब पार्टी खत्म होने के बाद रोजमेरी गाय से कहती है कि मैं मंडे डॉक्टर हिल को दिखाऊंगी। ये सुनकर गाय पूरी तरह से भड़क जाता है और रोजमेरी पे चिल्लाने लगता है सेइंग कि तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें उल्टी सीधी बात सिखा रही हैं, डॉक्टर सेपर्स्टीन इज गुड। इस पे रोजमेरी क्लैरिफाई करती है कि मैं डॉक्टर चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस एक सेकंड ओपिनियन ले रही हूँ। ये सुनकर गाय गुस्सा होने लगता है और वो पॉइंट आउट करने लगता है कि कैसे रोजमेरी मिनी का लाया हुआ ड्रिंक भी पिछले 3 दिन से नहीं पी रही है। दोनों इस बात बहुत लड़ने लगते हैं कि तभी रोजमेरी रियलाइज करती है कि उसका पेन अब ठीक हो चुका है और बहुत समय बाद उसके पेट में अब कोई पेन नहीं था। इससे वो खुश हो जाती है और किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं करती। लेकिन इस डिस्कशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद गाय, क्योंकि उसे अपने पत्नी के हेल्थ से ज्यादा सेपर्स्टीन की चिंता थी और ये चिंता थी कि मिनी और रोमन तो खुश हैं। खैर तो आगे हम रोजमेरी को बड़ी खुशी से अपने बच्चे का कमरा सजाते हुए देखते हैं और वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। बेसिकली अब उसके प्रेगनेंसी के सिर्फ आखिरी 3 हफ्ते बचे थे और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एक दिन उसे कॉल आता है जिससे पता चलता है कि बहुत लंबे कोमा में रहने के बाद हज की मौत हो गई है। ऐसे में वो हज के फ्यूनरल में जाती है टू शो हर कॉन्डोलेंसेस। वहीं पे हज की फ्रेंड ग्रेस उससे कहती है कि हज ने तुम्हारे लिए एक पार्सल छोड़ा है। बेसिकली हज को एक दिन होश आया था और तब वो ये पार्सल रोजमेरी के लिए छोड़ा था। अब ये कोई नॉर्मल पार्सल नहीं था बल्कि एक एनाग्राम था, यानी एक क्लू टाइप का था। लेकिन रोजमेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्सल में जो बुक का नाम है वो एनाग्राम है या उसके अंदर कोई क्लू है। अब घर में आके वो उस बुक को पढ़ने लगती है और उस बुक में कई तरह के लोगों के बारे में लिखा हुआ था और वहां एक लाइन को अंडरलाइन किया गया था व्हिच सेज अबाउट अ फंगस कॉल्ड डेविल्स पेपर। उस बुक में एड्रियन मार्काटो के बारे में लिखा हुआ था जो ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग में विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक करता था। अब बहुत ज्यादा सोचने पर रोजमेरी ये डिसाइफर कर लेती है कि एड्रियन मार्काटो के बेटे स्टीवन मार्काटो के लेटर्स को अगर हम शफल करें तो वो बन जाता है रोमन कैस्टवेट। इस तथ्य का आविष्कार करते ही रोजमेरी काफी डर जाती है और वो गेट पे चेन लगा के रखती है जस्ट लाइक टेरी। नाउ जब गाय घर आता है तो वो उसे बताती है कि रोमन एड्रियन मार्काटो का बेटा है और उसने ये फैक्ट उस बुक से ढूंढ निकाला है जो हच ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन गाय तो इस बात को हंस के उड़ा देता है सेइंग कि हाँ रहा होगा एड्रियन उसका पिता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रोजमेरी काफी सीरियस थी, वो सारी कड़ियों को जोड़ पा रही थी, लेकिन वो एक बात नहीं समझ पाती कि वो लोग रोजमेरी को ही मीडियम बना के डेविल को धरती पे ला रहे हैं। इंस्टेड उसे लगता है कि ये लोग उसके बच्चे को मार के उसके खून से कोई रिचुअल करेंगे और इसलिए वो हर हालत में अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। रोजमेरी इस अपार्टमेंट को छोड़ना चाहती थी लेकिन गाय ऐसा नहीं होने देता। गाय रोजमेरी के बुक को लेकर अलमीरा में रख देता है और अब रोजमेरी डॉक्टर के पास जाके भी यही सब बातें कहती है कि रोमन अच्छा इंसान नहीं है और वो एड्रियन मार्काटो का बेटा है वगैरह वगैरह, जिस पे डॉक्टर उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो लोग कोई भी हो लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रोमन को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा और वो और मिनी जल्द ही ब्रैमफोर्ड को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके बाद हम वाकई में देखते हैं कि ये कपल ब्रैमफोर्ड छोड़ के चले जाते हैं, मतलब रोमन एंड मिनी। इससे रोजमेरी बहुत खुश हो जाती है और अब तक गाय ने हज का दिया हुआ किताब भी फेंक दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रोजमेरी के दिमाग में कोई गलत बात आए। वैसे रोजमेरी इस बुक फेंकने वाले बात से काफी अपसेट होती है। तो अगले सीन में हम रोजमेरी को न्यूयॉर्क के सड़कों पे चलते हुए देखते हैं और वो रोमन एंड मिनी का दिया हुआ टेनिस लॉकेट भी ड्रेन में फेंक देती है। वो लाइब्रेरी जाती है और विचक्राफ्ट पे कुछ किताबें बोरो कर लेती है जिससे उसे पता चलता है कि सैटानिक कल्ट वाले लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये लोग पहले अपने शिकार को ब्लाइंड कर देते हैं या उन्हें पैरालाइज कर कोमा में डाल देते हैं और एंड में विक्टिम की जान भी ले लेते हैं। इसके लिए वो विक्टिम के कुछ चीजों को अपने पास रख लेते हैं जिसपे वो काला जादू करते हैं। अब ये पढ़ के रोजमेरी को समझ में आता है कि हज का अचानक से मर जाना कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का ही असर है और इसके लिए हज का वो ग्लव इस्तेमाल किया गया होगा जो कि उस दिन गायब हुआ था। तो इसके बाद रोजमेरी गाय के कलीग डोनाल्ड को कॉल करती है जो अचानक से ब्लाइंड हो गया था, जिससे उसको पता चलता है कि गाय ने उसके साथ एक टाई एक्सचेंज किया था और रोजमेरी अब समझ जाती है कि गाय भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है जिसने अपने ही बच्चे को डेविल को सौंपा था। ये सब सुनकर रोजमेरी बिल्कुल पागल सी हो जाती है और अब वो अपना हॉस्पिटल का सूटकेस उठाकर डॉक्टर सेपर्स्टीन के क्लिनिक जाती है। अब यहाँ रोजमेरी को एक अलग शॉक मिलता है। बेसिकली वहां की रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है। इस पे रोजमेरी कहती है कि ये टैनिस रूट की स्मेल है जो कि शायद मेरे लॉकेट से आई होगी, मतलब मैं लॉकेट जब पहनी हुई थी तो उसकी स्मेल रह गई है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि डॉक्टर सेपर्स्टीन भी कभी कभी ऐसा ही स्मेल करते हैं। ये सुनकर रोजमेरी समझ जाती है कि सेपर्स्टीन भी इसी कल्ट का हिस्सा है और ऐसे में वो यहाँ से बहाना बनाकर भाग निकलती है। तो बाहर आकर वो एक फोन बूथ से डॉक्टर हिल को कॉल लगाती है और उनसे अर्जेंटली मिलने को रिक्वेस्ट करती है। इस पूरे सीन के दौरान बहुत ज्यादा टेंस थी कि कहीं कोई कल्ट वाला आदमी उसे रास्ते में ना पकड़ ले। वो कैब लेकर सीधे डॉक्टर हिल के पास जाती है एंड शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि कैसे सब कुछ हुआ है और उसके पति ने भी उसे धोखा दिया है। बेसिकली गाय यहाँ रोजमेरी का सारा खबर लेता था, देन वो मिनी एंड रोमन को सब कुछ जाके बताता था। अब आप पूछोगे गाय ऐसा क्यों कर रहा था,
वेल वो ये सब फेम और सक्सेस पाने के लिए किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो मिनी एंड रोमन से मिला उसे करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई थी। यहाँ डॉक्टर हिल रोजमेरी की बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उसके लाइव बुक को भी पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर हिल रोजमेरी की बातों का विश्वास कर रहे थे और उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रोजमेरी के डॉक्टर सेपर्स्टीन हैं, तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि क्या आप इवनिंग में माउंट साइना जाएंगे, इस सबसे दूर, जिस पे रोजमेरी कहती है मैं कहीं भी जाऊंगी, आप बस मुझे बचा लो इन लोगों से। इस पे डॉक्टर हिल उससे कहते हैं कि आप मेरे चेंबर में कुछ टाइम वेट करो, तब तक मैं आपके जाने का बंदोबस्त करता हूँ। तो फाइनली रोजमेरी चैन की नींद सोती है और सोचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और वो सेफ है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर सेपर्स्टीन और गाय उसे लेने आए हैं, जिसका मतलब है कि डॉक्टर हिल ने भी उसकी मदद नहीं करी। और क्योंकि सेपर्स्टीन बहुत बड़े डॉक्टर थे तो उसका नाम सुनते ही डॉक्टर हिल ने भी रोजमेरी की बातों को इग्नोर कर दिया और सेपर्स्टीन को यहाँ बुला लिया। रोजमेरी अब इतना डर चुकी थी कि वो चुपचाप इन दोनों के साथ कार में बैठ के वापस ब्रैमफोर्ड चली आती है। अब जैसे ही वो ब्रैमफोर्ड हाउस में घुसती है, वो अपना दिमाग लगाकर लिफ्ट से ऊपर अपने अपार्टमेंट की तरफ अकेले जाने लगती है ताकि वो खुद को रूम में लॉक कर ले। समहाउ ऐसा करती है, देन अपने रूम में गिरते पड़ते जाती है, जहां वो गाय और डॉक्टर को अंदर आने से रोकती है। वो अपने फ्रेंड को भी कॉल लगाने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी फ्रेंड घर पे नहीं थी। तभी वहां कल्ट के सारे लोग आ जाते हैं और रोजमेरी को डॉक्टर सेपर्स्टीन जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इस सीन में हम फाइनली रोजमेरी को बिल्कुल वॉयलेंट अवतार में देखते हैं, क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाना था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजमेरी को एक सपना आता है जिसमें वो गाय से पूछती है कि हमारा बच्चा कैसा है। इस पर गाय कहता है कि वो ठीक है और तुम्हें बेटा हुआ है। लेकिन जब रोजमेरी असल में होश में आती है तब उसे सब बताते हैं कि उसका बच्चा मारा गया क्योंकि वो रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में मां बन सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। रोजमेरी उन पे चिल्लाती है सेइंग कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे बच्चे को सैक्रिफाइस किया है, तुम कल्ट से हो, वगैरह वगैरह। तभी डॉक्टर उसे एक और सेडेटिव दे देते हैं। तो बेहोश होने के बाद जब वापस रोजमेरी को होश आता है तो इस पॉइंट पे भी गाय उससे झूठ ही बोल रहा था। वो बेसिकली कह रहा था कि ये सब तुम्हारा प्री पार्टम डिप्रेशन है, जिसकी वजह से तुम ये सब अजीबोगरीब कहानियां बुन रही हो। लेकिन रोजमेरी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इंस्टेड वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपना शोल्डर दिखाओ, क्योंकि जब कोई आदमी इस ग्रुप का मेंबर बनता है तो उसे एक मार्क दिया जाता है। अब यहाँ गाय के शोल्डर्स पे कोई मार्क नहीं था। नाउ आफ्टर सम डेज रोजमेरी थोड़ा काम डाउन होती है, लेकिन हम देखते हैं कि एक लेडी उसके ब्रेस्ट मिल्क को कलेक्ट करके कहीं ले जाती थी। रोजमेरी उससे पूछती है कि तुम इसका क्या करती हो, जिसपे वो जवाब देती है कि तुम्हारे ही भले के लिए है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। लेकिन रोजमेरी को शक हो जाता है कि ये लोग उसका ब्रेस्ट मिल्क किसी बच्चे के लिए ही ले जाते हैं। मोरओवर उसको किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी उसके साइड वाले अपार्टमेंट से। ऐसे में रोजमेरी को थोड़ा होप आ जाता है कि शायद मेरा बच्चा अभी तक जिंदा है। रोजमेरी उसकी दवाइयां भी नहीं लेती है और ऐसे में वो एक दिन अपने बिस्तर से उठ जाती है टू फाइंड हर बेबी। अब वो शेल्फ से एक चाकू उठा लेती है और वो कैसे भी करके उस क्लोजेट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ निकालती है। वो सीधे उस क्लोजेट से होते हुए अपार्टमेंट 7A में चली जाती है और वो देखती है कि वहां सारे लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं और वहां एक बड़ा सा ब्लैक क्रेडल रखा हुआ था। रोजमेरी उस रूम में घुसती है और किसी का कोई भी बात बिना सुने क्रेडल की तरफ बढ़ती है। देन वो अपने बच्चे को देखती है और इस पॉइंट पे हमें तो नहीं दिखाया जाता कि उसका बेबी कैसा दिखता है, और उसकी आंखें बिल्कुल डेविल की आईज जैसी थी, जिसे देखकर वो खुद शॉक में आ जाती है। रोजमेरी सबसे पूछने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है, जिस पे रोमन कहता है कि ये तो ऐसे ही पैदा हुआ था, इसकी आंखें अपने पिता पे गई है। रोजमेरी कहती है कि गाय की आंखें ऐसी नहीं है, जिस पे उसे बताया जाता है कि ये गाय नहीं बल्कि सेटन या डेविल का बेटा है। वो लोग बताते हैं कि कैसे सेटन ने पैदा होने के लिए रोजमेरी को चुना एंड फ्रॉम नाउ ऑन रोजमेरी को लोग मदर ऑफ सेटन कह के पुकारेंगे, और इस बच्चे का नाम कल्ट वाले एड्रियन रखते हैं। सारे लोग शैतान की जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन रोजमेरी अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है और एक चेयर पे जाके बैठ जाती है। यहाँ रोमन रोजमेरी से कहता है कि क्या तुम अपने बच्चे को नहीं देखना चाहती, क्या तुम उसे अपने गोद में नहीं खिलाना चाहती, मीनिंग तो तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए बहुत बूढ़ी है, तुम खुद अपने बेटे को पालो। रोजमेरी कुछ समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो रोने लगती है। तभी उसके पास गाय आ जाता है और उसे ज्ञान देने लगता है कि इन लोगों ने कहा था कि तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे और देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, और एक बच्चे के बदले हमें इतना कुछ इनसे मिल रहा है। ये सुन के रोजमेरी उसके मुंह पे थूक देती है और गाय बहुत शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि रोजमेरी को सबसे बड़ा धोखा उसके पति ने ही दिया था। तभी रोजमेरी का बच्चा बहुत रोने लगता है और यहाँ रोजमेरी फाइनली अपनी ममता में आकर अपने बच्चे के क्रेडल के पास जाती है, उसके क्रेडल को रॉक करने लगती है। बेसिकली वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से शांत कराती है, इंडिकेटिंग कि उसने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो बच्चा शैतान ही क्यों ना हो। और सेम इंट्रो के ललाबाई के साथ रोजमेरी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अपार्टमेंट 7A एंड रोजमेरीज बेबी की कहानी, जहाँ की स्टोरी लाइन काफी सिंपल है। इस कहानी में खतरनाक कपल होते हैं जो कि इस धरती पे शैतान की स्थापना करना चाहते हैं, और इसीलिए वो बेचारे असहाय लड़कियों को टारगेट करते हैं। पहले वो टेरी को टारगेट किए, उसे प्रेग्नेंट भी कर दिए, लेकिन टेरी खुद को ही खत्म कर ली। इसके बाद वो लोग रोजमेरी को फंसा लिए। बेसिकली रोजमेरी के पत्नी गाय को अपने चंगुल में ले लिए, सेइंग कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस कैसे भी रोजमेरी के पेट से शैतान को पैदा करवाना है। अब जहाँ टेरी किसी भी हालत
में कल्ट के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती और अपने प्राण दे देती है, वहीं रोजमेरी अपने ममता के कारण शैतान को ही अपना बेटा मान लेती है। वैसे इन दोनों स्टोरीज में एक थीम कॉमन है और वो ये कि कभी भी कोई अनजान आदमी जब फ्री में कुछ बहुत ही ज्यादा मदद करने लग जाता है तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और जब भी कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू है तो वो एक्चुअली में रियल नहीं होगा, कुछ तो उसमें झोल जरूर होगा। मोreover कई बार हम लाइफ में चीजों को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे गाय कर रहा था, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब अपार्टमेंट 7A मूवी के अंदर कहानी के अंत में जब कन्फ्रंटेशन होता है तब हम मिसेस मिनी के पास वही स्कार्फ देखते हैं जो टेरी ने एनी को दिया था, एंड दिस माइट बी पॉसिबल कि इन कल्ट वालों ने ही एनी को भी मार दिया था। अब अगर हम रोजमेरी के केस की बात करें तो उसके फ्रेंड हच को मारना या फिर गाय के फ्रेंड डोनाल्ड को अंधा करना, ये सब काम भी इसी कल्ट का था। रोजमेरी को उसका पति ही धोखा दिया, और देखा जाए तो गाय सबसे बड़ा विलन कहलाएगा, क्योंकि एक पत्नी सबसे ज्यादा अपने पति पे ही भरोसा करती है, तो अगर वही धोखा दे दिया तो इस दुनिया में उसका बचा ही कौन। अब अगर हम दोनों मूवी को कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स रोजमेरीज बेबी जो है वो एक कल्ट क्लासिक है, एक मास्टरपीस मूवी है। वहीं अपार्टमेंट 7A नई मूवी है जो कि रोजमेरी बेबी के सामने उतनी अच्छी तो नहीं है, बट हाँ अपार्टमेंट 7A मूवी भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ बैक स्टोरी दिखाई गई है हमें ब्रैमफोर्ड सैटानिक कल्ट की। अब रोजमेरीज बेबी फिल्म से हमें एक मैसेज ये मिलता है कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार काइंड ऑफ अनकंडीशनल होता है। मतलब रोजमेरी का जो बेटा था वो लिटरली शैतान था, लेकिन फिर भी वो अपनी ममता में पिघल गई और शैतान को पालने के लिए भी राजी हो गई। वैसे इस फिल्म के एंडिंग को देख के मन में ये जरूर आता है कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा। वेल इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इस पे कभी और कोई फिल्म बनती है तो उसे मैं जरूर कवर करूंगा। तो दोस्तों ये थी अपार्टमेंट 7A एंड रोजमेरीज बेबी की कहानी। आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी मूवी पसंद आई है, साथ ही इन दोनों मूवीज को लेकर आपकी क्या ख्याल है, एंड देन आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आई एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।